हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज हम करने अपना नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बात करूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेलेवेंस देगा अगर आपको जिंदगी में अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो। भले ही आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, अगर आप लीगल बैकग्राउंड में किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, जैसे लॉयर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सीएस वाले डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सीए वाले इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सीएमए वाले इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट लॉ से काम नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लीगल बैकग्राउंड के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उस केस के अंदर आपको ये चैप्टर इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल सिखाए गए हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने के बड़े सारे तरीके सिखाए गए हैं, एंड यू विल लव इट। मेरे को मजा आ जाएगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चैप्टर मेरे दिल से बहुत करीब है। अगर मैं बात करूं तो मैं इससे अंदाजा लगाओ कि ये चैप्टर सीएस वालों के एग्जीक्यूटिव के कोर्स के अंदर है और सीए वालों के ये इंटर में है। पहले ये फाइनल में हुआ करता था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ। लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मींस लॉ को पढ़ने का तरीका, लॉ को इंटरप्रेट करने का तरीका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सोचने वाली चीज ये है, लॉ को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। सोचने वाली चीज ये है, पहले ये सीए फाइनल में पढ़ाया करते थे इस लॉ को। मतलब तुम सोचो, फाउंडेशन में बच्चे को लॉ पढ़ा दिया सीए के अंदर, सीए इंटर में बच्चे को लॉ पढ़ा दिया, और फाइनल में आने के बाद बोल रहे हैं बेटा लॉ ना ऐसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ना सीख लो। बच्चा 2 लेवल पढ़ के आया है। लॉजिकली तो ये चैप्टर फाउंडेशन में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। सेम सीएस वालों को ये चैप्टर एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है, मेरे हिसाब से वहां पे भी ये फाउंडेशन में होना चाहिए। सीएमए वालों को पढ़ाया ही नहीं जाता। देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या ये चैप्टर कह रहा है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। ध्यान से सुनना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, पहले तो हम मतलब समझ लें, स्टैट्यूट्स मींस लॉ, है ना। दोनों शब्दों को पहले खेल लेते हैं। और अगर मैं बताऊं तो भाई ध्यान रखना, सीए वालों के कोर्स में चैप्टर कम से कम 10 to 12 मार्क्स का है, सीए के कोर्स में, ठीक। और अगर मैं बात करूं आपसे सीएस के कोर्स के अंदर तो ये 5 to 6 मार्क्स का है, सीएस के कोर्स में, ठीक। अगर मैं अब इस चैप्टर की आपसे बात करूं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और स्टैट्यूट्स जब हमने बोला तो स्टैट्यूट्स जब हम बोले तो मैंने अभी तुम्हें बताया, स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ। लॉ, या स्टैट्यूट को हम दूसरा नाम भी देते हैं एक्ट। एक्ट भी कुछ लोग एक्ट बोलते हैं, कुछ लोग इनैक्टमेंट बोलते हैं। इनैक्टमेंट, अलग अलग नाम है, एक ही चीज के कई सिनोनिम्स है ना, तो उसी के अलग अलग नाम है। एक्ट हो गया, इनैक्टमेंट हो गया, ऐसे ऐसे इसके नाम है। अच्छा, ये और कुछ लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, लॉ। तो आप एक्ट बोल लो, इनैक्टमेंट बोल लो, या लॉ बोल लो। एक्ट बोल लो, इनैक्टमेंट बोल लो, या लॉ बोल लो, मतलब एक ही है तीनों का। हालांकि ना अभी तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि बेसिकली लॉ और एक्ट में फर्क होता है। फर्क क्या होता है, एक्ट और इनैक्टमेंट एक ही चीज है, लेकिन लॉ और एक्ट में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट एक स्मॉलर टर्म है। एक्ट लॉ का पार्ट होता है। जरा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो जब हम एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस, जब हम इन सबको जोड़ देते हैं ना तब बनता है लॉ, तब बनता है लॉ। अब आपको पता है, मैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। एक्ट कौन बनाता है, एक्ट कौन बनाता है, एक्ट बनाती है सर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ मेकर। अच्छा, अगर ऑल ओवर इंडिया पे लगने वाला लॉ है तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। अगर कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो स्टेट बनाएगी। पार्लियामेंट के लॉ के अंदर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एसजीएसटी, वो स्टेट का लॉ है, और सीजीएसटी सेंटर का लॉ है। तो कुछ लॉ ऐसे जो स्टेट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ लॉ ऐसे जो पार्लियामेंट बनाती है। अगर एक्ट बनाना है तो आप सबको पता है कि एक्ट बनाने के अंदर क्या होता है, कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। तो पहले एक ड्राफ्ट लॉ बनाया जाता है। ड्राफ्ट लॉ बनने के बाद उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, अगर वो सेंटर का लॉ है
तो उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है। और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया देन राज्यसभा से पास कराया जाएगा, एक बार वो बिल राज्यसभा से ही पास हो गया देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे। प्रेसिडेंट क्या देंगे? अपनी असेंट देंगे। असेंट मींस सहमति, कंसेंट, और उसके ऊपर अपना साइन मार देंगे उस बिल के ऊपर, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट ये होता है। एक्ट कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट वगैरह। रूल्स कौन बनाते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल कौन बनाती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन जिनको पावर्स हो, देखो लेजिस्लेशन मींस लॉ मेकर, मगर ये डेलीगेटेड लॉ मेकर है। डेलीगेटेड मींस इनको पावर दी है। किसने दी है पावर? एक्ट ने दी है। किसने दी है? एक्ट ने। और एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो इनडायरेक्टली इनके पास पावर किनके थ्रू आई है? एक्ट के थ्रू आई है। और बेसिकली अगर वो केंद्र का लॉ है, जो ऑल ओवर इंडिया पे लॉ लगता है, जैसे कंपनीज एक्ट ऑल ओवर इंडिया पे लगता है, उसे पार्लियामेंट ने बनाया। इनकम टैक्स एक्ट ऑल ओवर इंडिया पे लगता है, उसे पार्लियामेंट ने बनाया। तो वो बेसिकली एक्ट जो रूल बनाने की पावर देता है, वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल खुद नहीं बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है, आगे अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है। एग्जांपल, कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी लॉ में लॉ कौन बनाती है? एमसीए। मतलब रूल्स कौन बनाती है? एक्ट के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। सेक्शंस किसने बनाए? पार्लियामेंट ने एक्ट के अंदर। और उससे रिलेटेड रूल्स किसने बनाए? एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कंपनी लॉ के अंदर। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। लेकिन उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी? सीजी। और सीजी ने इनकम टैक्स एक्ट में पावर दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो मतलब इनकम टैक्स में रूल्स कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसे ऐसे करके मिनिस्ट्रीज को पावर डेलीगेटेड है। तो रूल्स कौन बनाते हैं? ये बॉडीज वगैरह बनाती है, मतलब मिनिस्ट्रीज वगैरह बनाती है नीचे। देन आते हैं सर्कुलर्स। सर्कुलर्स का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशंस। एक बार कोई भी चीज को लॉ जब बन गया, अगर लॉ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मिनिस्ट्री की साइट पे जाके उनसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो और वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएंगे। जब वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएंगे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके ना, अगर देखो आपकी प्रॉब्लम कॉमन है, सपोज आपने पूछी, कई लोगों ने पूछी, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकल रही है, अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। कोई बंदा उसका मीनिंग अलग निकाल रहा है उस सेक्शन का, कोई बंदा उस सेक्शन का अलग निकाल रहा है। तो उस सेक्शन की मीनिंग क्या होनी चाहिए, बेसिकली उसको किस तरीके से रीड करना चाहिए, वो कौन क्लैरिफाई करती है? मिनिस्ट्री क्लैरिफाई करती है, एमसीए। वो भी कौन? कंपनी लॉ में कौन क्लैरिफाई करती है? मिनिस्ट्री। तो बेसिकली जो वो क्लैरिफाई करती है वो किस फॉर्म में करती है? सर्कुलर की फॉर्म में। तो वो एक सर्कुलर इशू करते हैं कि जी इस सेक्शन को इस तरीके से पढ़ना है या इस रूल को इस तरीके से पढ़ना है, दैट इज सर्कुलर्स, दैट इज सर्कुलर्स। और नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जब कोई एक्ट बनता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, और जब कोई एक्ट बनता है उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया देखो हमारे इंडिया की एक भारत की वेबसाइट है, तो मैं दिखा देता हूं। जब भी इंडिया में कोई नया लॉ बनता है तो उसको, अगर वो केंद्र का लॉ है जो ऑल ओवर इंडिया पे लगता है, तो उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। उसे कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। जब भी कोई केंद्र, ये तो उसकी वेबसाइट है egazette.nic.in। तो देखो जब भी कोई लॉ बनता है तो उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है। ये उनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर लॉ पब्लिश किया जाता है जब भी कोई नया लॉ बनता है। तो यहाँ पे जितने भी लॉ हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जब उन लॉ को यहाँ अपलोड कर दिया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं नोटिफाई कर दिया गया, उन्हें नोटिफिकेशन आ गई उसकी, अपलोड कर दिया तो उसका नोटिफाई कर दिया उसे ऑफिशियल गजट के अंदर। और एक बार वो यहाँ आ गया, देन उसके बाद उसके अंदर डेट बता दी जाती है कि किस डेट से एप्लीकेबल होगा। मान लो अगर कोई लॉ बनने के बाद जब प्रेसिडेंट ने असेंट दी, मान लो प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को, प्रेसिडेंट ने किसी लॉ के लिए कोई एक्ट बना, जो एक्ट जो बना उसके लिए जो असेंट दी, वो मान लो उसने 1/1/2021 को दी, लेकिन उसने और उसको ऑफिशियल गजट के अंदर, क्योंकि देखो कोई लॉ आया है तो पूरी दुनिया को बताना तो है ना नया लॉ आया है, तो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में उसे पब्लिश कर दिया जाता है। सपोज मान लो सेम डे अगर पब्लिश कर दिया गया, मान लो 1/1/2021 को पब्लिश भी कर दिया गया, तो अगर इन्होंने कोई डेट बताई है
कि भाई अब ये मैं बताने तो यार, नोटिफाई तो इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में सेम तारीख को कर दिया। अब आता है कि ये लॉ इफेक्टिव कब से होगा। तो मान लो अगर इन्होंने लिखा है कि ये लॉ 2/2/2021 से इफेक्टिव होगा, अगर इन्होंने लिखा है कि ये लॉ 2/2 या 2021 से इफेक्टिव होगा, तो भले ही इसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया 1 तारीख को, लेकिन ये लॉ इफेक्टिव कब से माना जाएगा, 2/2/2021 से। लेकिन अगर जब इन्होंने ऑफिशियल गजट में पब्लिश करा और पब्लिश करने के बाद ये ऐसी कोई डेट नहीं बताई कि ये लॉ किस डेट से इफेक्टिव होगा, तो उस केस में जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो मतलब 1/1/2021 को पब्लिश किया गया था, तो उसी तारीख से पूरी इंडस्ट्री पे लगने लग जाएगा वो वाला लॉ। तो कोई भी लॉ जब बनता है, आपको समझ आ गया, जब प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट बनने के बाद जब लॉ पब्लिश करा जाएगा ऑफिशियल गजट में, तो एक डेट बता दी जाएगी कि लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताइए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2/2021, तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, मतलब इंडस्ट्री में उस डेट से लगेगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया तो उसी डेट से लगेगा। तो बेसिकली अब तुम्हारे को समझ आ गया लॉ बनता कैसे है, लॉ कब इफेक्टिव होता है ये भी समझ आ गया। तो जब लॉ बनता है उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं हमने नोटिफाई कर दिया। हमने क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ये बात तो अब समझ आ गई कि लॉ बनता कैसे। अच्छा, रूल्स का क्या काम है। सर देखो, एक्ट कभी ना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। एक्ट में क्या है, सेक्शन, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कंपनी लॉ में, ये लिखा हुआ है जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो उसके लिए 30 दिन में फॉर्म फाइल करना है। अब लॉ में इतना लिख के छोड़ दिया कि डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो 30 दिन में फॉर्म फाइल करना है, लेकिन कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो बात आएगी रूल्स में। वो चीज कहां लिखी जाती है, रूल्स में लिखी जाती है। इसका मतलब सेक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको साथ में किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, रूल की हेल्प लेनी पड़ रही है। लेकिन इसे याद रखना, सेक्शन, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूरे कंप्लीट होते हैं। एग्जांपल, तुम अगर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे वो अपने आप में कंप्लीट है कंपनी लॉ में, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे अपने आप में कंप्लीट है। कुछ सेक्शन ऐसे जो अपने आप में कंप्लीट है, उनको रूल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कंपनी लॉ में करी, लेकिन किस फॉर्म से अपॉइंट होगा वो जैसे उसके लिए एक फॉर्म है DIR 12, वो किस फॉर्म से अपॉइंट होगा वो बात कहां लिखी है, रूल्स में। सेम अगर कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों ने ऑडिटर अपॉइंट करा, तो ऑडिटर अपॉइंट करना है, कितने दिन में करना है वो सेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए कितने, कौन सा फॉर्म जाएगा, वो ADT बन जाता है, वो बात कहां पे लिखी हुई है, रूल में। वो बात कहां लिखी हुई है, रूल में। इसका मतलब सेक्शन और रूल्स साथ साथ चलते हैं। मगर मैं बता क्या रहा हूं कि कुछ सेक्शन जो है बेसिकली रूल्स उनको कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके साथ चलते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ सेक्शन अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ सेक्शंस को रूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन रूल्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते, रूल्स कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, उनको हमेशा सेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पहले सेक्शन आएगा तभी रूल्स आएंगे। मतलब पहले लॉ मेकर पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी, एक्ट के अंदर सेक्शंस आएंगे तभी रूल्स आएंगे। रूल्स के बिना, एक्ट के बिना रूल्स नहीं आ सकते, लेकिन रूल्स के बिना एक्ट आ सकता है। इसलिए समझ आ रहा होगा कि एक्ट जो है वो सुपीरियर है, एक्ट पहले आता है, रूल्स बाद में आते हैं। इसीलिए कभी एक्ट और रूल में कंफ्लिक्ट होगा तो एक्ट प्रिवेल करेगा। तो कौन प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि एक्ट जो है वो उससे ऊपर है, और एक्ट ने तो पावर दी है, एक्ट ने पावर दी, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। तो उसका मतलब पापा ने पावर दी है बेटे को रूल्स बनाने की। तो पापा पापा होते, बेटा बेटा होता है। इसका ऊपर से पावर आती नीचे, तब जाके रूल्स बनते हैं। और एक्ट और रूल्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया कि पहले एक्ट आएंगे तो रूल्स आएंगे, खाली रूल्स नहीं आएंगे। और एक्ट को चलाने के लिए रूल्स हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ एक्ट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं, कुछ अपने आप में कंप्लीट होते हैं, कुछ को रूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन रूल्स हमेशा किसके साथ चलते हैं, सेक्शन के साथ ही चलते हैं। रूल्स को तो हमेशा सेक्शन की जरूरत है ही, वो आए किसी सेक्शन के लिए। ये बात समझ आती है। अब ये तो हमें समझ आ गया सर स्टैच्यूट वर्ड का मतलब। स्टैच्यूट का मतलब लॉ, और लॉ को हम एक्ट भी बोलते हैं, इनएक्टमेंट भी बोलते हैं, और लॉ भी बोलते हैं। स्टैच्यूट को लॉ भी बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं, इनएक्टमेंट बोलते हैं, कई नाम है। और मैंने तो बताया एक्ट अपने आप में वैसे कंप्लीट लॉ नहीं होता, जब सबको जोड़ देते तब वो क्या बनता है, लॉ। लॉ कैसे बनता है ये तो समझ आ गया। और एक चीज और हालांकि रूल्स बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। रूल्स तो क्या मिनिस्ट्री ने बनाने, मिनिस्ट्री ने बनाया, एमसी ने बनाया, या किसी भी मिनिस्ट्री ने बनाया, उन्होंने सेम डे बनाया, मतलब जब भी बनाया अगले दिन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया तो वो नोटिफाई हो गया। तो रूल बनाना कोई बहुत लंबी चीज नहीं है। रूल्स बनाने के लिए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वगैरह का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। अब ये तो हो गई एक बात। अब आता है वर्ड, सर व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। अच्छा, क्या इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान है? अगर इंटरप्रिटेशन करना इतना आसान होता, क्या जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है क्या सारे लोग लॉ इंटरप्रेट कर लेते हैं? अगर इंटरप्रेट करना इतना आसान होता, इंडिया में वकीलों की जरूरत ना पड़ती।
है ना, प्रोफेशनल सीए सीएस सीएमए की जरूरत ना पड़ती। अगर लॉ रीड करना इतना ही आसान होता तो हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती। इसका मतलब एक नॉर्मल लेमैन लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, बहुत सारी कमियां हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लॉ मेकर्स बहुत अलग तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, उनकी वर्डिंग समझ आनी चाहिए। हर बंदे की इंग्लिश अच्छी है उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ भी अच्छा इंटरप्रेट करेगा। अगर ऐसा होता तो इंडिया में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमबीए जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है सारे लॉ का काम वही देख लेते क्योंकि लॉ उनका अच्छा है ना, इंग्लिश अच्छी है तो लॉ भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन तो इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता क्या है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन को अगर मैं बहुत सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं, इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपना दिमाग लगाना, दिमाग को अप्लाई करना। जब हम लॉ पढ़ते हैं तो बहुत दिमाग लगता है ना। अच्छा, हम क्यों लगा रहे हैं, टू आइडेंटिफाई, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। हम इतनी अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ मेकर। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर, लॉ बनाने वाले। और आपको पता है या तो इंडिया में लॉ पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। तो लॉ मेकर ने लॉ में ऐसा क्या लिखा है उसको ढंग से आइडेंटिफाई करना कि आखिर वो चाहता क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे तुमने ना पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट में हमने ये देखा था कि अगर पार्टनरशिप इंडिया में रजिस्टर्ड भी हो सकती है अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपने उसमें पढ़ा था कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोगों ने फाउंडेशन में जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था तो आपने देखा था कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। और आपने देखा था अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एग्जांपल लेके बात करें कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो अदर पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते, वो बाहर वाले पे केस नहीं कर सकते, वो सेट ऑफ के लिए खाली 100 रुपए का क्लेम कर सकते हैं। मतलब सामने वाले ने अगर हमारे से 5 लाख रुपए लेने हैं और हमने उससे 1 लाख रुपए लेना है, सामने वाला तो हमारे से पूरे 5 लाख ले सकता है लेकिन हम उससे खाली 100 रुपए ले सकते हैं। हम उससे खाली कितने ले सकते हैं, 100 रुपए ले सकते हैं। इसका मतलब तुमने वहां पे एक लिमिट पड़ी थी कि अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप 100 रुपए से ऊपर का क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि सर आज के जमाने में 100 रुपए की औकात क्या होती है। अब तुम समझो, अब यहां पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा एक बात बताओ, आज के जमाने में और 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो था 1932 में आया था, बड़ा फर्क है। 1932 में आज के जमाने में 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन 1932 में जिस टाइम पे लॉ मेकर ने लॉ बनाया था उस टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू होती होगी। इस टाइम पे लॉ, इसलिए लॉ मेकर ने उस टाइम पे 100 रुपए की लिमिट लिखी। वो अलग बात है कि आज के हिसाब से वो लिमिट चेंज होनी चाहिए, वो नहीं हुई। लेकिन आपको रीजन समझ आ गया कि उस टाइम पे जो 100 रुपए की लिमिट थी वो चेंज होनी चाहिए, वो चेंज नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि 100 रुपए का लॉजिक क्या था, क्योंकि उस टाइम को सोच के बनाया गया था। तो हम आज के हिसाब से जब हम लॉ पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, तो हमारे को अपना दिमाग उस टाइम के हिसाब से लेके जाना पड़ेगा कि यार उस टाइम लॉ मेकर की लॉ बनाते वक्त क्या सोच रही होगी। दैट इज इंटरप्रिटेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हम अपना माइंड लगा रहे हैं ये जानने के लिए कि लॉ मेकर ने ऐसे 100 रुपए की लिमिट क्यों लगाई, और ऐसा हमने क्यों करा, किस लिए करे, टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ताकि लॉ मेकर की इंटेंशन पता लग सके कि आखिर वो चाहता क्या है, उसने ऐसा करा क्यों। ये बात समझ आती है। तो इसका मतलब बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज लॉ मेकर। अब आपको, अभी तो मैंने एक सिर्फ लाइन को पढ़ाया, अभी मैंने चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं करा। तो अभी तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। तो अब आपको समझ आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये आगे, ठीक। और अब देखते हैं कहना क्या चाह रहा है ये। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब एक तुमसे क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, कि इस लॉ को, इस एक्ट को, मतलब एक्ट भी क्या, एक्ट बोलना तो गलत रहेगा, इन प्रिंसिपल्स को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले चैप्टर को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स है उनको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। इनको लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, इस चैप्टर को लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, द मेन objective of interpretation of statutes is to identify
द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का? कि लॉ मेकर ने लॉ बनाते वक्त क्या सोचा है, क्या उसकी इंटेंशन रही होगी, उसको आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड उसको आइडेंटिफाई करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, ये चैप्टर बोलता है कि बेसिकली, हालांकि ना ये बड़े सारे प्रिंसिपल्स बताएगा, तो इस चैप्टर में ना टू मेन प्रिंसिपल्स हैं। दो एक ऐसे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि इस पूरे चैप्टर में दो ही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो प्रिंसिपल जो बहुत कॉमन यूज होते हैं ना, वो दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। एक है रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। दैट इज फंक्शनल इंटरप्रिटेशन का दूसरा नाम होता है दैट इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। दो तरीके की इंटरप्रिटेशन हो गई, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉ को पढ़ने के दो तरीके हो गए, लिटरल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल। अब जरा लिख लेना इसको। लिटरल का मतलब क्या होता है? व्हेन द इंटरप्रिटेशन, व्हेन द इंटरप्रिटेशन रिगार्ड्स, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम और भी एक लाइन बोलते हैं ब्रैकेट में, ओनली रीड द वर्ड्स, ओनली रीड द वर्ड्स, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, दैट इज ओनली रीड द वर्ड्स। और हम नीचे अब स्टार्ट करते हैं, व्हेन द इंटरप्रिटेशन रिगार्ड्स द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ, ऑफ लॉ एज कंक्लूसिव, एज कंक्लूसिव। जब इंटरप्रिटेशन लॉ में वर्बल से ही समझ आ रही है, एज कंक्लूसिव, जो लिख दिया वही फाइनल, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। दैट इज, इसके अंदर लिख देते हैं, दैट इज इट डज नॉट लुक बियॉन्ड द वर्ड्स। मतलब जो लिख दिया वही फाइनल, शब्दों के परे जाने की जरूरत नहीं करनी, शब्दों के परे जाने की कोशिश नहीं है। मतलब जो लॉ में लिखा है वही मान लिया। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, 200 होते हैं, बात खत्म, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। कि लॉ में लिखा है, जो लिखा है वो हमने मान लिया। इसका मतलब जब एक लॉ में लिख दिया गया कि जो लिखा वही मान लिया, जैसे हमने लॉ में लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें शब्दों के परे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो लिखा है वही मान लिया, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। मतलब जो लिखा है वही मान लिया, शब्दों के परे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, when the interpretation regards the verbal expression of law as conclusive, जो लिख दिया उसी को conclusive मान लिया, मींस फाइनल मान लिया। आगे, it does not look beyond the words, जो शब्द लिखे हैं उसके परे जाने की कोशिश नहीं करनी, अपना कोई लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करनी। लॉ बोलता है क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसी को तो पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। इसका मतलब शब्दों के परे गई नहीं, जो लिखा है उसी को हमने तोड़ के पढ़ लिया, बात खत्म। लेकिन अब फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, जरा मैं उसके ऊपर बात करता हूं। ये क्या है जरा समझना, ये क्या है जरा समझना। देखो लिखो, व्हेन द इंटरप्रिटेशन, व्हेन द इंटरप्रिटेशन डिपार्ट्स फ्रॉम द letter of law and seeks elsewhere, and seeks elsewhere, elsewhere for some more satisfactory evidence, for some more satisfactory evidence, evidence
for finding the true intention of the statute, for finding the true intention of the statute। और स्टैच्यूट का मतलब आपको पता ही है लॉ। तो अब वो क्या बोलता है जरा देखना, when the interpretation departs, departs का मतलब होता है शब्द, लिखा है ना departs from the letter of law। letter of law का मतलब क्या है, जो लॉ मेकर ने शब्द लिखे हैं उससे डिपार्ट हो जाओ, मतलब शब्दों को इग्नोर कर दो और शब्दों के पीछे जाकर लॉ मेकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करो। तो when the interpretation departs from the letter of law and seeks elsewhere for some more satisfactory evidence, शब्दों के परे जाओ और शब्दों के परे जाकर लॉ मेकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करो। फॉर फाइंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द स्टैच्यूट, ताकि हमें लॉ मेकर ने जो लॉ बनाया है, स्टैच्यूट बनाया है, उसकी ट्रू इंटेंशन पता लग सके। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं तो तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट है प्रॉक्सी। कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट है जनरल मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर प्रॉक्सी, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी का जो सेक्शन है वहां पे वो है 105, सेक्शन है उसका कंपनी लॉ का 105। अब जरा ये सेक्शन क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रॉक्सी का मतलब जो बच्चों ने कंपनी लॉ पहले से पढ़ रखा उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा मैंने बता देता हूं। जैसे आप लोग स्कूल में आप किसी रीजन से नहीं जा पा रहे, अगर आप स्कूल नहीं जा पाते तो आप लोग अपने दोस्तों से या कॉलेजों से, कॉलेज में, स्कूल में तो कम चलता है, कॉलेज के अंदर अगर आप नहीं जा पाते तो अपने दोस्त को बोलते भाई मेरे नाम की भी अटेंडेंस लगा दियो, मेरे नाम पे भी अटेंडेंस लगा दी। जैसे मैडम बोले कि आपका नाम, जैसे सपोज मेरा नाम रमन है, जैसे मैडम ने बोला रमन, तो रमन कॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त को मैंने बोला था मेरे नाम पे बोल दियो प्रेजेंट, जैसे ही मैडम रमन बोले तो मेरी क्या हो गई, अटेंडेंस लग गई। इसका मतलब मेरा दोस्त मेरे लिए प्रॉक्सी का काम कर रहा है, वो मेरे बिहाफ पे अटेंडेंस लगवा रहा है। तो प्रॉक्सी कौन होता है कि अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, अगर वो किसी रीजन से मीटिंग में नहीं आ पा रहा तो वो अपने बिहाफ पे कोई अनदर पर्सन अपॉइंट कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे मीटिंग में तू चला जा और तू जाकर वहां पे वोट दे दियो आगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। कि आप शेयर होल्डर के बिहाफ पे गए हो, तो कोई शेयर होल्डर के पे कोई दूसरा बंदा जा रहा है मीटिंग में, तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये बात तो समझ आ गई। सेक्शन 105 ये बोलता है, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। प्रॉक्सी डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। प्रॉक्सी जब मीटिंग के अंदर जाएगा तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ सुनेगा, उसके बेस पे वोटिंग देगा। और वोटिंग भी वो कैसे देगा, ओनली थ्रू पोल, ओनली थ्रू पोल। पोल का मतलब क्या होता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो वो किसी मिस्टर ए, कोई शेयर होल्डर जिसके बिहाफ पे वो गया है, मान लो अगर मिस्टर ए के पास 1000 शेयर थे उस कंपनी के जिस कंपनी में वो गया है, मान लो मिस्टर ए शेयर होल्डर और ये प्रॉक्सी है वो मिस्टर बी है, और मिस्टर बी ए के कहने पे गया है कि भाई जा मेरी कंपनी में जा, मेरे बिहाफ पे तू चला जा, मेरे बिहाफ पे जाके वोट दे दे। तो वो कितने वोट दे सकता है, 1000 शेयर पे 1000 वोट दे सकता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। लेकिन लॉ बोलता है कि जब मीटिंग चल रही होती है उसमें बड़े सारे शेयर होल्डर बैठे होते हैं, तो शेयर होल्डर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, तो लॉ कहता है शेयर होल्डर जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं है। प्रॉक्सी वोट दे सकता है पोल के थ्रू, लेकिन उसको बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात किसने बोली है, प्रॉक्सी सेक्शन 105 ने, कि प्रॉक्सी को बोलने का अधिकार नहीं है। अब ध्यान से सुनना, प्रॉक्सी डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, स्पीक एट द मीटिंग, प्रॉक्सी को बोलना मना है। तो अब कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, अगर वो इसको एज इट इज पढ़ते हैं ना, एज इट इज पढ़ते हैं, तो वो निकालते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन, क्या बोलना मना है, लिखना मना थोड़ी है, लिखना मना थोड़ी है। तो प्रॉक्सी क्या लिख लिख के बात कर ले, लिख लिख के, नहीं बोलना मना है ना, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो लिख रहा हूं, ये लो कागज पढ़ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं ना। तो अगर प्रॉक्सी को बोलना मना है तो लिखना भी मना है। मतलब बेसिकली यहां पे ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि लिखना मना है, इधर तो ये लिखा है कि प्रॉक्सी डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, उसको बोलना मना है। लेकिन जब लॉ मेकर ने ऐसी कंडीशन लगाई तो उसकी बेसिकली इंटेंशन क्या होगी कि प्रॉक्सी किसी भी तरीके से डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करे, भले फिर वो ओरली हो या राइटिंग में हो। तो अब वो ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सी को स्पीक ना मना है, स्पीक ना मतलब बोलना मना है, स्पीक ना मना है, ऐसा नहीं है। स्पीक ना मना है तो वो लिख लिख के बात करेगा राइटिंग में, तो स्पीक ना मना है तो लिखना भी मना है, ऐसे बात समझ आती है। तो अच्छा ये अब हमने क्या करा है, क्या हमने ये लिटरल इंटरप्रिटेशन करी है। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें जो हमने पीछे पढ़ा
लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हेन द इंटरप्रिटेशन रिगार्ड द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ एज कंक्लूसिव, जो लिखा हमने उसी को फाइनल मान लिया। अगर हम जो लिखा है उसी को फाइनल मान लें, अगर जो लिखा है हमने, अगर हम उसी को फाइनल मान लें, तो उसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है कि जो स्पीक ना मना है, लिखना मना नहीं है, तो हम लिख लिख के बात कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन करी, हमने लॉजिकली आंसर निकाला कि व्हेन द इंटरप्रिटेशन डिपार्ट्स फ्रॉम द लेटर ऑफ लॉ, कि जो लिखा है हम उसको नहीं मानेंगे, खाली हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ लॉ में जो लिखा है उसको नहीं मानेंगे, एंड सीक्स एल्सवेयर फॉर सम मोर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस फॉर फाइंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। हम और तरीके से इसको पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि लॉ मेकर की ट्रू इंटेंशन एनालाइज हो सके। और यहां पे लॉ मेकर की ट्रू इंटेंशन क्या रही होगी, जब लॉ मेकर ने ऐसी कंडीशन बनाई होगी कि उसको बोलना मना है कि प्रॉक्सी किसी भी तरीके से डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करें। इसका रीजन क्या है कि प्रॉक्सी कंपनी का शेयर होल्डर तो है नहीं, तो जो शेयर होल्डर है जितने सीरियस वो होंगे वोटिंग को लेकर, उतना सीरियस ये नहीं होगा, तो उसको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया, तो इसको बोलना मना है। लेकिन अब बोलना मना है का मतलब क्या है कि लिखना अलाउड है, लिखना भी अलाउड नहीं है। तो हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाली, हमने क्या निकाली है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकाली है। हमने शब्दों के परे जाकर इसका लॉजिकल आंसर निकाला है कि लॉ मेकर ने कंडीशन लगाकर बेसिकली प्रॉक्सी को किसी भी तरीके से वोटिंग में पार्टिसिपेट करने को मना करा है, वेदर ओरली और इन राइटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ना तो वो बोल के बात करेगा, ना वो लिख के बात करेगा। तो स्पीक का मतलब ओरल स्पीकिंग भी हो गई और रिटन स्पीकिंग भी हो गई। रिटन स्पीकिंग बोल लो या लिखना बोल लो, राइटिंग बोल लो। तो ले दे के ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं थी, ये क्या थी, लिटरल इंटरप्रिटेशन थी। तो बेसिकली जो ये केस है यहाँ पे तो इसके यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग सेक्शन 105 लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए पेपर में भी लिख के आ सकते हो, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर तुम्हारे से बात करूं और नॉलेज वाली अच्छी बात करूं तो एक और एग्जांपल समझाता हूं। एक और एग्जांपल लिख सकते हो तुम यहां पे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। कौन सा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो भी किसका है, कंपनीज एक्ट का। अब उसको समझाता हूं वो क्या बोलता है। ये मैंने ऑलरेडी जो बच्चे मेरे से कंप्लीट और पढ़ चुके हैं, मैंने उनको कराया हुआ है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। अब जरा ये देखो क्या बोलता है, वो भी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का एग्जांपल देने जा रहा हूं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का ये बोलता है, a company may be formed, a company may be formed for any lawful purpose by, पहला पॉइंट है 7 और मोर पर्सन्स, इसको ऐसे नहीं लिखते, न्यूमेरिक्स में लिखेंगे ज्यादा बड़ा रहेगा, 7 और मोर पर्सन्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, टू और मोर पर्सन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, थर्ड 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। इसका मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि इंडिया में अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 या 7 से ज्यादा बंदे चाहिए, प्राइवेट बनानी है 2 या 2 से ज्यादा बंदे चाहिए, और ओपीसी बनानी है तो 1 चाहिए। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, मे। अब हम अगर इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें, लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें तो लिटरली तो जो लॉ मेकर ने लिख दिया वही फाइनल है। तो और मे का मतलब तो क्या होता है, लिटरली अगर हम पढ़ें तो मे का मतलब होता है ऑप्शनल, और शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। शैल मीन्स मैंडेटरी, मे मीन्स ऑप्शनल, शैल मीन्स मैंडेटरी। तो अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें तो मे का मतलब तो ऑप्शनल होता है, और इसने लिखा कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो मतलब आपको इंडिया में लॉफुल बनानी है नहीं बनानी है, ऑप्शन है। ये क्या है, ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शनल है। वर्ड क्या, मे। तो क्या इंडिया में हम अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हैं, नहीं। तो नहीं बना सकते तो यहां पर फिर लॉ मेकर ने मे क्यों लिखा, यहां तो शैल लिखना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने मे लिखा। और अगर हम इसको लिटरली इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इंडिया में कंपनी लॉफुल के लिए भी बन सकती है और अनलॉफुल के लिए भी बन सकती है। लेकिन क्या इंडिया में अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनाना अलाउड है, नहीं अलाउड है। तो इसका मतलब हेयर मे शैल बी रीड एज शैल, हेयर मे शैल बी रीड एज, शैल बी रीड एज शैल।
तो यहाँ पे मे को मे नहीं पढ़ेंगे, शैल पढ़ेंगे। तो हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन तो निकाली नहीं, लिटरली तो आंसर निकल ही नहीं रहा। लिटरली तो हम पढ़ेंगे तो लिटरल तो आंसर ये निकल रहा है कि कंपनी इंडिया में लॉफुल भी बन सकती है, अनलॉफुल भी बन सकती है। लेकिन क्या इंडिया में अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनाना अलाउड है? नहीं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मे को क्या पढ़ेंगे? शेल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे शब्दों के परे गए और इस मे वर्ड को शब्दों के परे जाकर हमने लॉ मेकर ने जो मे लिखा भले लिखा है, लेकिन हमने शब्दों के परे जाकर लॉ मेकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करी कि यहाँ पे मे को मे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? शेल। तो ये सेकंड एग्जांपल था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का। किसका एग्जांपल था? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और लिटरल तो कुछ नहीं है, जो लिख दिया वही फाइनल, इतना सब तो पढ़ ले। जितना हम लॉ लॉजिकल, बाकी तो जितना भी हम पूरे लॉ पढ़ते हैं वो लिटरली तो पढ़ते हैं, कुछ ही जगहों पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगानी होती है, वो हम देख रहे हैं क्या होती है। तो अब बेसिकली ना आपका एक बेस क्लियर हो गया, व्हाट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जरा पढ़ेंगे ना तो अब मजा आएगा। अब थोड़ा सा अब लॉ को बुक से स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो मैंने एक बेस खड़ा करा आपका इस चैप्टर का, समझ आई होगी आपको बात। अब स्टार्ट करते हैं बुक से। तो गाइस बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बुक से। तो क्या बोलता है देखना, इंट्रोडक्शन। द स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का मतलब आपको पता है, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर। विल और लॉ मेकर हमारे इंडिया में कौन है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट है आपको पता है, पार्लियामेंट के आपको पता है दो हाउस कौन से हैं? लोकसभा राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउस कौन से? विधानसभा विधान परिषद। ये लोग लॉ बनाते हैं, मतलब अप्रूव वगैरह ये सब करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा स्टैट्यूट जो है वो विल ऑफ लेजिस्लेचर है। विल मींस इच्छा। विल का मतलब अगर मैं बोलूं तो डिजायर, इच्छा। तो मैं कह सकता हूं कि ये लॉ मेकर्स की इच्छा है, जो लॉ है वो लॉ मेकर की इच्छा उतारी गई है। लेकिन क्या खाली इच्छा, या इसको विल को एक दूसरे मतलब से ही पढ़ते हैं। विल का मतलब होता है वसीहत। कहते हैं ना कि पापा मर गए तो पापा ने अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे दी। तो बाप के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बेटे को मिल रही है, दैट इज वो किसके थ्रू मिल रही है? विल के थ्रू मिल रही है, वसीहत। अच्छा वो जो विल है, वो विल में भी क्या है? उस विल वसीयत जिसको हम बोल रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में भी तो पापा ने अपनी इच्छा ही तो लिखी है। इच्छा क्या लिखी है? कि मैं जो इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी। तो उन्होंने अपनी इच्छा को एक डॉक्यूमेंट पे उतार दिया। उस डॉक्यूमेंट को हमने ऑफिशियली नाम भी क्या दे दिया? विल। तो विल बेसिकली मतलब तो क्या होता है? इच्छा। तो इसका लॉ मेकर, जो लॉ है वो लॉ मेकर, स्टैट्यूट का मतलब क्या? लॉ। और जो लॉ है वो लॉ मेकर की क्या है? इच्छा। अब एक चीज समझने वाली क्या है, या खाली इच्छा अपनी मर्जी से लॉ बना दोगे, या प्लस मार्केट के सर्कमस्टांसिस भी देखे जाएंगे? सर्कमस्टांसिस भी देखे जाएंगे, पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से लॉ बनाया जाएगा। पहली बात, नॉर्मली इट डिनोट्स द एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नॉर्मली हम लॉ को क्या बोलते हैं? एक ऐसा एक्ट। एक्ट क्या है? एक्ट मींस लॉ। इनेक्टेड, इनेक्टेड मींस फॉर्मुलेटेड, इंप्लीमेंटेड। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर। जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया उसी को हम बेसिकली, जो लॉ मेकर ने एक्ट बनाया उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टैट्यूट। Thus, a statute is a statute is thus a will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute as a law of the state and rendered authentic by certain prescribed forms and solemnities. Solemnities का मतलब होता है गंभीरता। Solemnities का मतलब क्या होता है? गंभीरता। वो क्या कह रहा है? दस लॉ जो है वो एक विल है लेजिस्लेचर की, जो मार्केट में लॉ के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, स्टेट के अकॉर्डिंग। जिन भी स्टेट, जिस स्टेट के अंदर, किस स्टेट के अकॉर्डिंग? जिस स्टेट के लिए लॉ बनाया जा रहा है। उधर स्टेट का मतलब जो इधर याद रखना, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। यहाँ पे जो हम स्टेट मानेंगे वो स्टेट वर्ड हम मानेंगे आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है स्टेट में, और एज पर दैट आर्टिकल स्टेट मींस, स्टेट का मतलब क्या है वहां आर्टिकल के अकॉर्डिंग? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, मतलब एमसीडी वगैरह। लोकल बॉडीज में कौन आ गई? एमसीडी, गांव में जो पंचायत होती है ये सब। और इसके अलावा पार्लियामेंट, एंड इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, जब हम स्टेट वर्ड बोलें इंडिया में तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ये है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आ गया था इन सिंपल वर्ड्स। अब बता रहा है क्या है? इन सिंपल वर्ड्स इंटरप्रिटेशन मींस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अच्छा एक लाइन ऊपर रह गई, इट इज अ लॉ ऑफ स्टेट, जो लॉ के लिए बना, स्टेट के लिए बनाया जा रहा है, एंड रेंडर्ड ऑथेंटिक बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड सोलेमनिटीज। ये यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, रेंडर्ड ऑथेंटिक बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स। एक लाइन लिखी है सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड
फॉर्म्स, व्हाट इज सर्टेन प्रिस्क्राइब फॉर्म्स? इधर फॉर्म्स का मतलब क्या है? इधर फॉर्म्स का मतलब है बेसिकली बॉडीज, ये वहां पे फॉर्म्स का मतलब बेसिकली बॉडीज की बात कर रहे हैं, फॉर्म फाइल करने वाला फॉर्म नहीं है। एंड रेंडेड ऑथेंटिक बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब फॉर्म्स मींस बॉडीज इसको ऑथेंटिकेट करती है, मतलब जो बनाती है उसके ऊपर स्टैंप लगाती है, अप्रूव कर देती है कि हाँ भाई ये कौन है, जो पार्लियामेंट वगैरह ने लॉ बनाया तो उसको स्टैंप लगा के अप्रूव कर दिया। तुम्हारे मेरे ऐसे बंदे का लॉ नहीं है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बना के अप्रूव कर दिया, दैट इज ऑथेंटिक। एंड सोलेमनिटीज, सोलेमनिटीज मींस गंभीरता से सोच समझ के बनाया जाता है। इन सिंपल वर्ड इंटरप्रिटेशन मींस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सीधी सी भाषा में अगर हम बोले इंटरप्रिटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू फाइंड द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स एक्सप्रेस्ड इन द स्टैट्यूट। तो सीधी सी भाषा में हम बोले तो इंटरप्रिटेशन क्या है? अपना दिमाग लगाना ताकि हम लॉ मेकर की ट्रू इंटेंशन समझ सके कि आखिर वो चाहता क्या है। अब सीधा ये इस पैराग्राफ में यही बता रहा है, ये सारी चीजें अपने पढ़ ले। अकॉर्डिंग टू बॉबनर्स लॉ डिक्शनरी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जो लॉ है वो एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, दैट इज एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लॉ जो है वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर मींस लेजिस्लेचर इसको बनाते हैं, और लेजिस्लेचर कौन है? लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स कौन होते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और नीचे बस सिर्फ इतना बता रहा है, जरा एक चीज देखो, कहता है the written will of the legislature, it is a written will of the legislature among the civilians, the term statute is generally applied to laws and regulations। कह रहा है जो सिविलियंस होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही स्टैट्यूट बोला जाता है, तो वो बेसिकली वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, और बेसिकली वो क्या है? स्टैट्यूट। नीचे इसलिए देख नोट भी डाला हुआ, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट। हमारा भारत का संविधान स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करता, बट इट एम्प्लॉयज द टर्म लॉ टू डिस्क्राइब एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, जो लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग, और लॉ मेकिंग कौन करते हैं? लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर जो लॉ बना रहे हैं, तो जब वो लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉ ही बोला जाता है, स्टैट्यूट नहीं बोला जाता। लेकिन नॉर्मली कुछ लोग इसको और कुछ कंट्रीज के अंदर इसको स्टैट्यूट बोला जाता है। अब वो कह रहा है जो स्टैट्यूट्स होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं। स्टैट्यूट्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। कई तरीके के स्टैट्यूट्स होते हैं। पहला कोडिफाइंग स्टैट्यूट, वो कह रहा है कोडिफाइंग। अच्छा एग्जांपल लेके बात करें, व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। एक बात बताओ, एक ऐसा लॉ जो पहले कभी था ही नहीं और फर्स्ट टाइम अनरिटन लॉ को लिखा जा रहा है, उस मुद्दे के ऊपर लॉ लिखा जा रहा है, दैट इज कोडिफाइंग। एग्जांपल लेके बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक बात बताओ, पहले इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, आईटी वगैरह का काम ही नहीं था, इंटरनेट वगैरह होता ही नहीं था। तो जब होता ही नहीं था तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई लॉ भी आएगा। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बड़ी, आईटी वगैरह आई, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बड़ी ग्रो करी, और इंटरनेट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, क्या कहते हैं, हैकिंग होनी शुरू हुई, बहुत सारी चीजें हुई, स्पैमिंग होनी शुरू हुई, स्पैम मेल्स आनी शुरू हुई, बहुत सारी चीजें उसकी वजह से फ्रॉड होने शुरू हुए। देन हमारी इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए जो इस आईटी मैटर्स को कंट्रोल करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटर्स को कंट्रोल करे। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक लॉ बनाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो उसको हम बोल सकते हैं वो कोडिफाइंग लॉ था। कोडिफाइंग लॉ क्या होता है? व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स। अनरिटन लॉ क्यों है? क्योंकि आज तक इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना था, फर्स्ट टाइम बना है। वैसे ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई लॉ तो इंडिया में फर्स्ट टाइम बना ही होगा। कंपनी लॉ भी पहले इंडिया में कभी ना कभी, आज हम 2013 पढ़ रहे हैं, उससे पहले 1956 था, लेकिन फर्स्ट टाइम तो इंडिया में जब पहला वाला सबसे पहले कंपनी लॉ था, उसे वो भी कभी कोडिफाइंग कंपनी लॉ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बना था। लेकिन आज वाले हम कंपनी लॉ को कोडिफाइंग लॉ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अनरिटन लॉ पे नहीं है, वो पहले से बना हुआ है, हमने उसको मॉडिफाई करके नया बनाया है। तो सेम अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट वगैरह की या टैक्सेशन मैटर्स की, जैसे देखो अब जीएसटी आया, तो जीएसटी एक अनरिटन लॉ नहीं है। उससे पहले इंडिया में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह हुआ करते थे, तो वो सब क्या है? अनरिटन लॉ नहीं है, वो पहले से थे, उनके बेस पे नया लॉ लाया गया। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया लॉ है। अच्छा, लेकिन जब वैट अपने आप में बना था तो वैट अपने आप में अनरिटन लॉ था, या जो सर्विस टैक्स बना था वो अपने आप में अनरिटन लॉ था। सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपने आप में अनरिटन लॉ, तो हम बोलेंगे कोडिफाइंग लॉ। नेक्स्ट होता है डेक्लेरेटरी लॉ। डेक्लेरेटरी क्या होता है? व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मेयरली डिक्लेयर और एक्सप्लेन व्हाट इट इज। इस लाइन का मतलब समझो, कहता है जब लॉ मेकर लॉ नया नहीं बना रहा, जो लिखा हुआ लॉ है हम उसी को एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं कि ये क्या है, उसे हम बोलते हैं डेक्लेरेटरी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अभी समझाया, सर्कुलर्स। बेसिकली मैं तो होता है लॉ अपने आप में खाली एक्ट नहीं होता, लॉ के अंदर सब कुछ आता है, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन। तो सर्कुलर क्या है? हम सर्कुलर जब इशू करते हैं तो हम ये नहीं है कि हम लॉ को चेंज कर रहे हैं, सर्कुलर में हम खाली क्लैरिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या लिखा और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या लेनी है, इसकी इंटरप्रिटेशन
क्या लेनी है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डेक्लेरेटरी लॉ। सर्कुलर इज अ डेक्लेरेटरी लॉ, कि वो जो लिखा है सिर्फ उसी को हम समझा रहे हैं वो लोग कि इसको कैसे रीड करना है, वो कोई नया लॉ नहीं बना रहे। नेक्स्ट आता है रेमेडियल लॉ। व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ, द जज मेड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ। इसका एग्जांपल क्या है? जजमेंट्स। एग्जांपल जजमेंट्स की लॉ मेकर, तुम्हें पता होगा इंडिया में अगर किसी चीज को लेके लॉ साइलेंट है, किसी चीज को लेके लॉ साइलेंट है, तो हमारे इंडिया में जजिस के पास पावर है। और अगर हमारे को लगता है कि सामने वाले को हमारे को न्याय देना है, सामने वाले को क्या देना है? न्याय देना है, और उस चीज को लेके लॉ साइलेंट है, तो इंडिया में जजिस अपने हिसाब से सामने वाले को न्याय प्रोवाइड करने के लिए जजमेंट दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? नॉन स्टैट्यूटरी लॉ, क्योंकि वो स्टैट्यूट लॉ के थ्रू नहीं आई वो जजमेंट, किसी लॉ के सेक्शन को पढ़ के जज ने जजमेंट नहीं दी, अपने हिसाब से जजमेंट दिया, अपना लॉ बनाया है कि भाई मेरे हिसाब से इस मैटर को लेके ये होना चाहिए, इस बंदे को न्याय मिलना चाहिए। तो दैट इज रेमेडियल। रेमेडियल मींस रेमेडी प्रोवाइड करे, उस बंदे को न्याय देने के लिए क्या करी है? रेमेडी प्रोवाइड करी है, और जज ने जजमेंट पास करी। दैट इज नॉन रेमेडियल लॉ, सो दैट इज रेमेडियल लॉ। नेक्स्ट आता है अमेंडिंग। व्हेन दे ऑल्टर द स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ का मतलब क्या? जो बना हुआ लॉ अगर उसको ऑल्टर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कंपनी लॉ। कितनी बार अमेंडमेंट होगी? कंपनी एक्ट 2013 आया, देन उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, देन उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया। इनकम टैक्स एक्ट को ले लो, देन 2019 आया। इनकम टैक्स एक्ट को देख लो कि आए दिन अमेंडमेंट आती रहती है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। इसका मतलब हम जो बना हुआ लॉ है उसको हर साल क्या करते हैं? अमेंड। तो उसे हम बोलते हैं अमेंडिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? अमेंडिंग। जब ऑल्टर करते हैं हर साल बने हुए लॉ को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमेंडिंग। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग लॉ वो लॉ होते हैं जो कई लॉ को जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी आने की, जीएसटी में कई सारे लॉ को जोड़ा गया, सर्विस टैक्स को जोड़ा गया, वैट को जोड़ा गया, एक्साइज को जोड़ा गया, है ना, कई सारे लॉ को जोड़ के बनाया है, उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटिंग लॉ, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटिंग लॉ। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब इंडिया में आईबीसी आया, आईबीसी 2000 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैटर से डील करने के लिए, तो ये इसके आने की वजह से भी 6 या 7 लॉ को अबॉलिश करके एक नया लॉ बनाया गया था, आईबीसी। तो उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो बेसिकली जब हम वर्ड भी बोलते हैं ना कोड, तो कोड का मतलब बेसिकली कोड जो होता है वो होता एक्ट ही है, पास वो पार्लियामेंट के रूट से ही होता है। लेकिन कोड के जब हम तब बोलते हैं जब वो एक कंसोलिडेटिंग लॉ होता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं कोड। मतलब कई सारे लॉ को जब जोड़ के एक लॉ बनाया तो हम बोलते हैं कोड। जिसका अगर तुम्हारे को मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। एक इसके अलावा एक इसके अलावा होते थे एक्ट, इसके अलावा तुम्हारे को बताऊं तो बहुत सारे एक्ट तुम्हारे को दिखाता हूं। एक इंडिविजुअल्स के लिए इंसॉल्वेंसी का लॉ होता था, एक फर्म्स के लिए होता था। आईबीसी has replaced which acts? कौन कौन से एक्ट्स को आईबीसी ने रिप्लेस करा? तो तुम्हें दिखेगा यहां पे ये रे, आईबीसी कब आया कब आया, देखो देखो बता भी रहा है कि कोड कैसे है, पहले लोकसभा से पास हुआ, देन राज्यसभा से पास हुआ, वही सब बता रहा है जो हमने तुम्हें बताया। अब आईबीसी की वजह से कौन कौन से लॉ अबॉलिश हुए जरा वो देखते हैं। लोकसभा ने असेंट दी, प्रेसिडेंट ने असेंट दी, प्रोसीजर क्या था? अरे छोड़ो यार, मेरे को याद आ गया, मेरे पास आईबीसी पड़ा हुआ है, रुक जाओ। आईबीसी 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 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। देखो आईबीसी आने की वजह से कौन कौन से लॉ अबॉलिश हुए। आईबीसी आने की वजह से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। देखो वाइंडिंग अप के जो प्रोविजंस थे कंपनी लॉ के अंदर ना, दो तरीके की वाइंडिंग अप होती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपलसरी वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजंस रिमूव कर दिए गए, है ना। सरफेसी एक्ट में अमेंडमेंट आई, सीका एक्ट पूरा अबॉलिश हो गया, एक प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट था और एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट था, ये सारे एक्ट अबॉलिश हो गए। सरफेसी एक्ट अबॉलिश में इसके कुछ प्रोविजंस अबॉलिश हुए,
है ना। और इसके रिकवरी ऑफ, एक RDDBFI एक्ट दिख रहा होगा, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फुल फॉर्म है। इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस, मतलब बहुत सारे एक्ट जो थे अबॉलिश हो गए। ये सारे एक्ट क्या थे, अबॉलिश। इसमें से कुछ सारे एक्ट अबॉलिश हो गए, कुछ सारे एक्ट्स के प्रोविजंस को अमेंड करा गया। जैसे कंप्यूटर अबॉलिश नहीं, उसके कुछ प्रोविजंस को हटाया गया। LLP एक्ट अबॉलिश नहीं, उसके कुछ प्रोविजंस को हटाया गया। लेकिन सी का एक्ट दिख रहा होगा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये पूरा हटा दिया गया। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज वाला एक्ट को पूरा हटा दिया गया, रिमूव। प्रेजेंस टाउन्स वाला पूरा हटा दिया गया। प्रोविंशियल इंश्योरेंस वाला पूरा हटा दिया गया। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कोड, तो कोड के अंदर क्या होता है, कंसोलिडेटिंग लॉ होता है। बहुत सारे लॉ को हटा के एक नया लॉ बनाया जाता है, दैट इज कंसोलिडेटिंग लॉ। नेक्स्ट आता है इनेबलिंग लॉ। जब लॉ मेकर लॉ में से कोई डिफिकल्टी हटाता है और प्रोविजन को सिंपल करता है, उसे हम बोलते हैं इनेबलिंग लॉ। डिसेबलिंग का मतलब क्या था, जब लॉ मेकर कोई रोक लगाता है, जैसे कंपनी लॉ में रोक लगी हुई प्राइवेट कंपनी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी एक डिसेबलिंग लॉ है। क्यों रिस्ट्रेनिंग लॉ है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में उसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, दैट इज रिस्ट्रेनिंग लॉ। पीनल लॉ, पीनल लॉ कौन से, जहां पे पेनल्टी लगाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पीनल कोड। आपको पता है वहां पे पेनल्टी लगाई जाती है दफा 302 के तहत। ये सब दफा वफा सुनते हो ना आप लोग। तो बेसिकली अब आपको एक ये बेस समझ आ गया क्या है। अब आती है नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की नीड क्या है, अब ये देखते हैं। तो गाइस अब हम आगे पढ़ते हैं नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, कि आखिर इंटरप्रिटेशन करने की नीड क्यों है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इंटरप्रिटेशन करने की नीड क्यों है। आपको पता है कि जो बेसिकली लॉ है वो एक्चुअल में बेस क्या है, लॉ का बेस क्या है, इंग्लिश। लॉ का बेस क्या है, इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश ही यूज होती है, ऑल्दो आपको पता है लैटिन भी यूज होती है वगैरह वगैरह। लेकिन हम नॉर्मली जब लॉ पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं, बस थोड़ी सी उसकी वर्डिंग टेक्निकल होती है। और लॉ कहता है कि जब जब लॉ इंग्लिश में लिखा जाता है तो ऑथर्स कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत पुअर लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो बहुत पुअर लैंग्वेज है। ऐसा क्यों बोलता है, ऐसे क्यों बोलते हैं ऑथर्स कि इंग्लिश पुअर लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करें, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स कैसे निकलते हैं, जैसे अगर तुम लोग देखो ट्यूब, अगर मैंने बोला वर्ड ट्यूब, तो तुमने देखा होगा टायर में डलती है ट्यूब, एक तो वो ट्यूब होती है। एक जो हमारे घर में जो लाइट वाली ट्यूब होती है उसको भी हम ट्यूब बोलते हैं। एक जो हम कहते हैं केमिस्ट की शॉप से लेके आते हैं लगाने वाली ट्यूब, जैसे एग्जांपल मूव हो गया, मूव ट्यूब के अंदर आती है, उसको भी हम ट्यूब बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब एक वर्ड के कई सारे मतलब हैं, एक वर्ड के मल्टीपल मतलब हैं। तो अब हमारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट मतलब हैं, कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, और लॉ यही बोलता है कि कभी अगर एक चीज के मल्टीपल मतलब निकले तो आपको ये चीज देखनी है कि एक्चुअल में वो कंटेक्स्ट क्या है, वो किस जगह पे वर्ड यूज हो रहा है, वो कंटेक्स्ट क्या है और वो वर्ड किस जगह पर यूज हो रहा है। एग्जाम्पल लेकर अगर मैं तुम्हारे से बात करूं, तुम्हारे से अगर एक सीधा सा एग्जाम्पल लेके बात करूं, तो अगर तुम लोग देखो, सपोज अगर मैं फार्मा कंपनी का लॉ पढ़ रहा हूं, फार्मा कंपनीज के अपने लॉ होते हैं। अगर मैं फार्मा कंपनीज के लॉ पढ़ रहा हूं तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर वहां वर्ड ट्यूब यूज हो रहा है तो वहां ये वाले ट्यूब की बात तो हो नहीं रही होगी, वहां लाइट वाले ट्यूब की बात भी नहीं हो रही होगी, वहां कौन सी वाली ट्यूब की बात हो रही होगी, इस वाली ट्यूब की बात हो रही होगी। सेम अगर मैं ऑटोमोबाइल कंपनी के लॉ पढ़ रहा हूं और वहां पे ट्यूब का जिक्र हो रहा है, अगर मैं ऑटोमोबाइल कंपनी के लॉ पढ़ रहा हूं, ऑटोमोबाइल कंपनी के अपने लॉज होते हैं, अगर मैं वहां ट्यूब पढ़ रहा हूं तो वहां पे ट्यूब का मतलब क्या होगा, ना तो लाइट वाली होगी, ना ये वाली होगी केमिस्ट वाली, वहां ये वाली ट्यूब होगी जो टायर में डलती है, जो किस में डलती है, टायर में डलती है। इसका मतलब, और सेम अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लॉस पढ़ रहा हूं और वहां पे अगर ट्यूब का जिक्र हो रहा है तो वहां पे ट्यूब लाइट वाले का हो रहा है। तो इसका मतलब एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग है, हमें देखना होता है कि कौन सा वर्ड कहां यूज हो रहा है, किस जगह पे यूज हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं सेल, सेल, सेल के भी मल्टीपल मतलब है। एक तो सेल का मतलब होता है बैटरी, है ना, जो हम फोन में डालते हैं सेल, वो रिमोट में डालते हैं सेल वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो सेल का मतलब मोबाइल फोन को भी सेल बोलते हैं, मोबाइल को भी क्या बोलते हैं, सेल। और अगर मैं इसके अलावा अगर तुम्हारे को बोलूं तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, वो भी सेल हैं। तो इसका मतलब सेल के भी कई मतलब हैं। तो सेल वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है ये हमारे को खुद समझना पड़ेगा। इसका मतलब समझ आता होगा कि अगर मैं मोबाइल टेलीकॉम कंपनी के लॉस पढ़ रहा हूं, टेलीकॉम कंपनीज के, तो वहां पे अगर सेल फोन वर्ड का यूज हो रहा है, सेल का वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब वहां पे सेल मोबाइल की बात हो रही है। अगर मैं
डॉक्टरी वाले लॉज, डॉक्टर्स के अपने रिलेटेड लॉज होते हैं, डॉक्टर से रिलेटेड भी लॉज होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं वो वाले लॉज पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ उन्हें फॉलो करनी होती हैं। और फार्मा कंपनी के जो लॉज होते हैं, अगर उनमें अगर सेल वर्ड यूज है तो वहां पे ब्लड सेल्स वगैरह की बात हो रही होगी। इसका मतलब एक वर्ड के मल्टीपल मतलब है, तो हमारे को लॉ के कंटेक्स्ट में समझना पड़ता है कि आखिर लॉ मेकर चाहता क्या है, आखिर लॉ मेकर चाहता क्या है। इसका मतलब क्योंकि जब लॉ जो है ना वो इंग्लिश वर्ड से बेसिकली चलता है, और इंग्लिश वर्ड बहुत, वो लॉ कहता है, हमारे लॉ मेकर्स कहते हैं इंडिया में कि इंग्लिश वर्ड बहुत पुअरर है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुअरर है। कहता है सबसे अच्छी अगर कोई इंडिया में चीज है तो वो है मैथमेटिक्स। वो क्या है? मैथमेटिक्स। इसका क्यों कि आप उसका एक, अगर वन मतलब वन ही होता है, टू मतलब टू ही होता है, और थ्री मतलब थ्री होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब लॉ में आप यूं लिख लो वन, आप वन चाहे तो यूं लिख लो, आप चाहे तो टू यूं लिख लो, चाहो तो आप यूं लिख लो, यूं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम ही है, मतलब सेम ही है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में कोई चीज चेंज नहीं होती, लेकिन लॉ के अंदर चेंज हो जाती है। यही वो कहना चाह रहा है। तो नीड क्या है कि एक चीज के लॉ में मल्टीपल मतलब होते हैं, तो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर मीनिंग क्या है। हमारे आइडेंटिफाई क्या करना है हमारे को? प्रॉपर मीनिंग क्या है, प्रॉपर मीनिंग क्या है, ये बात समझ आती है। तो ये हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक, अब जरा देखते हैं आगे, अब स्टार्ट करते हैं बुक से। देखो भाई, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डैनिंग एलजे इन सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड, क्या कहा इन्होंने? ऑन द नीड फॉर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज इंस्ट्रक्टिव, इज इंस्ट्रक्टिव। कहता है इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर्स टू फोरसी द मैनिफोल्ड। अच्छा एक बात बताओ, जब लॉ मेकर लॉ बनाता होगा, जब लॉ मेकर लॉ बनाता होगा, तो लॉ मेकर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स पहले से सोच के चलता होगा। इफ एंड बट सारे पहले से सोचकर चलता होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो सारी चीजें सोच के चलता होगा कि इफ आ जाए तो क्या ऐसा फ्यूचर में और भी सिचुएशन बन सकती हैं। तो वो सारी चीजें सोच के करता होगा काम। लेकिन एक बात बताओ, प्रैक्टिकली फिर भी बहुत सारी कमियां निकलती हैं, प्रैक्टिकली फिर भी बहुत सारी कमियां निकलती हैं, प्रैक्टिकली बहुत, फिर भी बहुत सारी कमियां निकलती हैं। इसलिए बाद में क्या आती हैं? अमेंडमेंट्स। हम लोग कितना मर्जी लॉ सोच समझ कर बना लें, लेकिन फिर भी बाद में क्या आती हैं? अमेंडमेंट्स आती हैं। फिर भी बाद में क्या आती हैं? अमेंडमेंट्स आती हैं। इसका मतलब लॉ के अंदर हम कितना मर्जी सोच लें, लॉ मेकर जब लॉ बनाता होगा वो बहुत सारी सिचुएशंस पहले सोचता होगा, अगर ऐसा हो गया तो, किसी बंदे ने इस तरीके से फ्रॉड कर दिया तो, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन 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 वो इसलिए कह रहा है कि अब प्रॉब्लम ना आए तो हमको इंटरप्रिटेशन साउंड करनी पड़ेगी, जो लिख दिया लॉ मेकर ने हमारे को उसी में से निकालना पड़ेगा। देखो, इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर टू फोरसी द मैनिफोल्ड सेट्स ऑफ फैक्ट दैट मे राइज। लाइन आ गई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट। कहता है ये ह्यूमन पावर के अंदर नहीं है कि वो पहले से देख ले कि आगे फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो सकती है। एंड इवन इफ इट वर, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। ठीक, तो इसका मतलब कह रहा है अगर लोग बंदा देख भी ले, लेकिन फिर भी हम सारा इतना कह रहा है, जितना हम मर्जी दिमाग लगा लें, जितना मर्जी सोच लें, फिर भी लॉ सारी अनसर्टेनिटीज को कवर नहीं कर पाता। कोई ना कोई, अच्छा तुम एक चीज सोच देखो, कितने लॉ इंडिया में बनते हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई जुगाड़ निकालकर फ्रॉड कर ही लेता है। इसका मतलब एक कहावत है इंडिया में कही जाती है, इंडिया में कहा जाता है कि लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज अहेड द लॉ मेकर्स। इंडिया में कहावत कही जाती है क्या? कि लॉ ब्रेकर्स are always ahead the lawmakers, are always ahead the lawmakers। इंडिया में लॉ तोड़ने वाले हमेशा लॉ बनाने वालों से आगे रहते हैं। हम लोग कुछ भी निकाल लें, लॉ कैसा भी बना लें, हमारे इंडिया में जुगाड़ तो निकल ही आता है, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकल ही आता है। तुम्हें अगर पता है, बहुत पहले की एक बात बताता हूं, हमारे इंडिया में ना पहले डेसू हुआ करता था। अगर दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में, मेरे को बाहर का नहीं पता, दिल्ली में डेसू होता था, जो आज की डेट में बीएसईएस काम करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, बीएसईएस। पहले ये काम डेसू करता था। डेसू वालों के ना मीटर्स के अंदर, जो मीटर होते थे उनके, उसमें चोरी बहुत होती थी, बिजली की चोरी बहुत होती थी।
तो BSES आया, इन्होंने अलग तरीके के मीटर इंट्रोड्यूस करे ताकि चोरी ना हो। तो लोगों को लगा चोरी नहीं होगी, लाइट वाले मीटर थे, ये था वो था। तो जब BSES के मीटर लगे ना तो लोगों को लगा चोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। तो हमारे ना नून में किसी की फैक्ट्री थी, तो उसको उन्होंने बिजली वाले को बुलवाया, तो उन्होंने बोला यार ये नए मीटर लग गए हैं, अब तो चोरी हो नहीं पाएगी। तो उसने कहा आप लगने दो, लगने के बाद जुगाड़ निकाल दूंगा मैं। तो एक चीज समझो, अभी उसको लेके अभी आया ही है नया नया, लोगों को इसका लूपहोल नहीं पता, लेकिन हमारे इंडिया वाले तैयार बैठे हैं। इंडिया में और कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने पहले से इसका सोल्यूशन निकाल लिया था कि कैसे काम होगा। तो इसलिए कहा जाता है इंडिया में लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज हेड द लॉ मेकर्स। अब ये बात तो समझ आ गई। तो वो क्या कह रहा है जरा देखो, तो कहता है लॉ मेकर जितना मर्जी सोच ले लेकिन फिर भी लॉ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं होता। तुम्हें पता है कुछ ना कुछ लैकूनास लूप होल्स तो लॉ में होते ही हैं। देखो अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीजन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिकल की तरह नहीं है, मैथमेटिक्स की प्रजाति नहीं है कि हर चीज एक्यूरेट होगी। अवर लिटरेचर वुड बी मच द पुअर इफ इट वर। कहता है हमारी लिटरेचर तो जितनी पुअर हो सकती थी उतनी पुअर है, अगर होती तो उतनी पुअर होती। दिस इज वेयर द ड्राफ्ट्समैन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड। इसीलिए क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी पुअर है, उसकी वजह से हम लॉ मेकर्स को पुअर बोल देते हैं कि लॉ मेकर पागल है। लेकिन एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि लॉ मेकर कभी पागल नहीं होता, वो इंग्लिश के वर्ड ही ऐसे हैं कि लोग इंग्लिश के वर्डों के ज्यादा मतलब निकाल लेते हैं। ऑल्दो वैसे लॉ मेकर इसीलिए ना टेक्निकल वर्ड यूज करता है जान के लॉ के अंदर कि उसके मल्टीपल मतलब ना निकले, उसके मल्टीपल मतलब ना निकले, सिंगल मतलब निकले। लेकिन स्टिल बहुत सारे वर्ड ऐसे जिनके मल्टीपल मतलब निकलते हैं, जिनके मल्टीपल मतलब निकलते हैं, है ना। दिस इज वेयर द ड्राफ्ट्समैन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैव ऑफन बीन अनफेयरली क्रिटिसाइज। कह रहा है जनरली हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कह रहा है इंग्लिश ही पूरा, अ जज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी फेटर्ड, अ जज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी फेटर्ड। फेटर्ड का मतलब होता है बाउंड, फेटर्ड मींस बाउंड। जज बाउंड है, किसके अकॉर्डिंग बाउंड है? बाय द सपोज रूल दैट ही मस्ट लुक एट द लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। कह रहा है जज हमारे इंडिया में बाउंड है कि उनको लॉ जो लिखा है वही पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देनी होती है। तुमने सुना होगा ना जजेस बोलते हैं भाई लॉ में ये लिखा है अब हम क्या करें, लॉ में ये लिखा है हम क्या करें। लेकिन 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 वो क्या कह रहा है? एंड नथिंग एल्स। लेमेंट्स, लेमेंट्स का मतलब होता है रिग्रेट स्ट्रांगली। लेमेंट्स मींस रिग्रेट स्ट्रांगली दैट, रिग्रेट स्ट्रांगली, strongly that the draftsmen have not provided for this or that or have been guilty of some or other ambiguity. ambiguity means uncertainty। और कह रहा है उसकी वजह से हम ड्राफ्ट्समैन जो लॉ मेकर्स होते हैं, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, और वो उनके अंदर जो लॉ अप्रूव किए जाते हैं। अच्छा आपको पता होगा लॉ मेकर्स में लॉ बनाते कौन है? जो मिनिस्ट्री के हेड होते हैं वो बनाते हैं लॉ, ड्राफ्ट लॉ वो बनाते हैं। लॉ मेकर्स उनके बड़े सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनकी टीम होती है, और लॉ का अप्रूव कौन करते हैं? हम कहते हैं ना बिल होता है, बिल। जो बिल बनाता कौन है? जैसे अगर कंपनी लॉ की बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड थे, उन्होंने बिल बनाया था। फिर उनके जो अदर बड़े सारे लोग थे और साथ में जो उनकी टीम बैठती है उन्होंने मिलकर लॉ बनाया था। देन उसको फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया गया बहुत हाउस से, देन उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन दिलवाई गई। तो जो हमारे इंडिया में लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं तो वो बेसिकली हम उनको रिग्रेट जरूर करते हैं, हम उनको बड़ी कंडम करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि इन लोगों ने गलत करा, घटिया लॉ बनाया, लेकिन एक्चुअल में वो हमेशा गलत नहीं होते। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि लोग उसमें से लूपहोल निकाल लेते हैं, लोग उसमें से लूप, हालांकि तुम्हें पढ़ोगे तुम आगे जाकर कई बार ऐसा भी आता है कि जज को अगर लगता है कि लॉ में गलत लिखा और सामने वाले बंदे को इस चीज से न्याय नहीं मिल रहा, तो जज कई बार हमारे इंडिया में जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कौन सी पावर होती है? डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अभी तुम्हारे को आगे लिंक भी करूंगा वो कब यूज होती है। डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, उसका एग्जांपल भी दूंगा किस किस केसेस में यूज हो सकती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जज की इच्छा पे डिपेंड करता है, जज की इच्छा पे डिपेंड करता है। कई बार अगर लॉ बहुत ज्यादा एब्सर्ड लगता है, भद्दा लगता है, और हमें लगता है कि यार इससे सामने वाले को न्याय नहीं मिलेगा, या कई बार कोई लॉ का प्रोविजन साइलेंट है और हमें लगता है कि हमारे को इससे लोगों का भला करना चाहिए, तो हम लोग उसका फायदा उठाकर लोगों का भला करते भी हैं, जजेस फेवर में जजमेंट देते भी हैं। हर तरीके के जज होते हैं। लॉ साइलेंट है तब उसका अच्छा भी फायदा उठा सकते हो, गलत फायदा भी उठा सकते हो। कंपनीज के अंदर जो CACS हायर किए जाते हैं, CACS CM में, वो बेसिकली लॉ साइलेंट का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उसके लूपहोल्स निकालकर कंपनी के पैसे बचवाते हैं। तो हम लोगों को तो वो चीज बढ़िया लगती है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना हर चीज के नफा नुकसान होते हैं, और जजेस उसका अगर साइलेंट है तो हो सकता है उसका फायदा उठाकर लोगों का भला भी कर दें, लोगों का भला भी कर दें। तो इट वुड सर्टेनली सेव द जज ट्रबल इफ द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट वर ड्राफ्टेड विद द डिवाइन प्रिसाइंस, डिवाइन प्रिसाइंस आगे आगे एंड परफेक्ट विद परफेक्ट क्लियरिटी। वो कह रहा है जजेस की ट्रबल कम हो जाए अगर पार्लियामेंट बहुत तमीज से लॉ बनाए। डिवाइन प्रिसाइंस मतलब सब कुछ सोच समझ कर बनाए, परफेक्ट क्लियरिटी के साथ बनाए। डिवाइन प्रेजेंस का होता है प्योर आत्मा, प्योर आत्मा है ना।
मतलब आप बिल्कुल अंदर घुस तक के, बिल्कुल घुस घुस कर उसके अंदर की क्या हम एक चीज कहते हैं कि हम लॉ इंडिया में खाली ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए, उसके शब्दों के परे भी जाना चाहिए, जिसको हमने पढ़ा था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो कहते हैं कि आपको इस तरीके से लॉ बनाना चाहिए लॉ मेकर्स को कि जजेस को ट्रबल ही ना आए, जजेस को ट्रबल ही ना आए और अच्छे से लॉ बनाया जाए। तो ये बेसिकली इस पैराग्राफ में यही सब बातें कर रहा है, वो आप पढ़ ही लोगे। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं सीधी सी भाषा में तुम्हें एक लाइन में बताऊं, ये तो तुमने पढ़ा था कि नीड क्या थी इंटरप्रिटेशन की, तो आपने देखा क्योंकि एक लॉ के एक वर्ड के मल्टीपल मतलब निकलते हैं, तो हमारे को उस कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि आखिर लॉ मेकर चाहता क्या है। अब क्या नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब नीड फॉर इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, अगर मैं बहुत नीड तो हमने पढ़ ली, अगर अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन की, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का बहुत सीधा सा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ही ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कवर, ये जो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर, जिसका हमने अभी एग्जांपल दिया था तुम लोगों को पार्टनरशिप एक्ट वाला, कि अगर पार्टनरशिप में लॉ बनाया तो उन्होंने 100 रुपए की लिमिट रखी है, तो हम लोग उसको आज के 100 रुपए सुन के गाली नहीं देने लग जाएंगे कि भाई लॉ मेकर पागल है, ये वो है। हमें उसकी इंटेंशन समझनी पड़ेगी कि जिस टाइम उसने लॉ बनाया था उस टाइम पे उस चीज की क्या वैल्यू थी, उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू होती होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और नीड क्या है? एक चीज के मल्टीपल मतलब निकलते हैं, तो हमारे को किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो समझना है, और वो समझने के लिए हमें इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉलो करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या? टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज लॉ मेकर। यही इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो जरा आप ऐसे समझ लो, अकॉर्डिंग टू सामंड, सीधा नीचे पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू सामंड, सामंड एक ऑथर है। जरा एक चीज देखो, पहले ऊपर से पढ़ लो, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट इज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। ऑथर मींस लॉ मेकर, इधर ऑथर का मतलब क्या है? लॉ मेकर। सारी इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, जितने भी लॉ लिखे होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करने का एक ही इंटेंशन होती है, टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। द रिटन डिक्लेरेशन ऑफ हुज माइंड द डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी। हमें जब लॉ पढ़ते हैं तो हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, हमारे को ये सोचना है कि लॉ मेकर बनाने वाले ने, लॉ मेकर ने लॉ बनाते वक्त क्या सोचा होगा उस चीज को, उसको मद्देनजर रखते हुए लॉ को पढ़ना है। हमें अपने दिमाग से नहीं चलना, हमें उसके दिमाग से चलना है, यही वो कह रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। हालांकि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी फर्क होता है, मैं बताऊंगा। अभी इतना मान लो, अभी मैं इसको यहां पे इग्नोर कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी क्या फर्क होता है, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी फर्क होता है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है? कॉन्सिक्वेंटली द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर टू द माइंड एंड अपरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज पॉसिबल एंड एज द लॉ विल परमिट। तो कह रहा है लॉ मेकर की इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, पार्टीज की इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, ताकि लॉ मेकर से पता लग सके कि आखिर वो चाहता क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन दस इन ऑल द केसेस टू सी व्हाट इज द इंटेंशन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स यूज्ड। आ गई ना बात? तो मेनली हमारा काम यही होता है कि वर्ड जो यूज करें उसमें लॉ मेकर की इंटेंशन क्या रही है। According to Saman, सीधा नीचे आ जाओ, the interpretation or construction is the process by which the court seeks to ascertain means determine the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which they express। authoritative forms का मतलब क्या है? यहाँ पे authoritative forms का मतलब क्या है? एक्ट रूल्स, एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस। कह रहा है हम लोग, क्योंकि लॉ मेकर लॉ कई तरीके से बनाता है इंडिया में, एक्ट की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, रेगुलेशंस की फॉर्म में। तो अच्छा, रूल्स आपको पता है मिनिस्ट्रीज बनाती हैं, एक्ट आपको पता है पार्लियामेंट बनाती है, रेगुलेशंस कौन बनाते हैं इंडिया में? रेगुलेटर्स। रेगुलेशंस कौन बनाते हैं इंडिया में? रेगुलेटर्स। एग्जांपल सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी एक रेगुलेटर है। एग्जांपल लेके बात करूं आपसे, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी रेगुलेटर है। ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटर है। तो बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं इंडिया में जो अपने अपने रेगुलेशंस बनाते हैं। तो बेसिकली लॉ किसी भी तरीके का हो सकता है। तो कहता है कोई भी लॉ हो, हमारे को मेन काम क्या है? सामंड ये बोलते हैं, एक ऑथर है, वो क्या बोलते हैं? हमारा मेन काम क्या है? कोर्ट्स क्या करते हैं? उन सारे लॉ को पढ़कर जज लॉ मेकर्स की इंटेंशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, लॉ मेकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जनरल प्रिंसिपल से अगली वीडियो में करेंगे, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स को आज को यहीं तक रखते हैं, जनरल प्रिंसिपल से अगली वीडियो से करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।